इस समय केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। आज प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके से सुरक्षा में चूक देखने को मिली है पंजाब में, उसके बाद से राजनीति तो बहुत तेज है, लेकिन चूक का जो ये मामला है वो भी उतना ही गंभीर नजर आ रहा है। मीनाक्षी लेखी जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत तरह की बातें की गई, हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान आया उससे इतना तो स्पष्ट हुआ कि हाँ, जानकारियां पूरी थी, पर्याप्त थी और प्रदर्शनकारी थे उस रास्ते पर। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब की सरकार इन्वॉल्व है इन सब चीजों के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा में ब्रीच की गई है, जो उसमें रुकावट डाली गई है, वो बहुत ही संगीन मामला है। किसी भी प्रदेश में और किसी भी स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ी को इस तरीके से रोका जाना और सुरक्षा में ब्रीच किए जाना बिल्कुल नागवारा है और कहीं पर ऐसा नहीं होता। और ये जिस तरीके की हरकत हुई है, ये बिना सरकारी और प्रशासन की मदद के बिना संभव नहीं है। इन्होंने ये चारों तरफ यही हरकत की है और उस हरकत का नतीजा जो है वो हम सबके सामने भी है। मीनाक्षी लेखी जी, आरोप जो लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से आपने सुने ही होंगे। ये कहा जा रहा है कि चूंकि रैली के स्थल पर लोगों की संख्या उतनी थी ही नहीं, इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि वहां से लौट जाएं पीएम। ये इतनी घटिया किस्म की बात है और उसका मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि 32 जगहों पर हमारे कार्यकर्ता, जिसका हम वीडियो भी रिलीज करेंगे कल परसों में, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, उनकी बसें रोकी गई हैं, औरतों के साथ बदतमीजी हुई है और यहाँ तक कि 3-4 जगह तो हमारे कार्यकर्ताओं के सिर फाड़े गए हैं और खून से बहे हुए लोग वो अस्पतालों में भी एडमिट हुए हैं। तो वो तो एक अलग हरकत थी, लेकिन वो एक राजनीतिक हरकत हम मान सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बावजूद उसकी गाड़ी में आ रहे हैं, तो उनकी गाड़ी को रोकने के लिए क्या जरूरत थी? अगर भीड़ नहीं थी तो तुम्हें तो खुशी से उनको भेज देना चाहिए था। फैक्ट ये है कि इन्होंने चारों तरफ नाकाबंदी की हुई थी और वहां पे किसी को नहीं आने दिया और उसमें प्रशासन और सरकार ये दोनों मिले हुए हैं। प्रशासन और पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी और अन्य लोग, और किसानों का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, किसानों को बल्कि बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले जो रैली में किसान थे उन लोगों के भी रास्ते इन लोगों ने रोके हैं। मीनाक्षी जी, दो चीजें हैं, एक सुरक्षा में चूक, दूसरा सुरक्षा में जानबूझकर चूक। आप कह रही हैं कि सब मिले हुए हैं, यानी जानबूझकर चूक हुई। ऐसे में पंजाब में भी जानबूझकर जी मैम जानबूझकर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आप देखिए कि पूरा षड्यंत्र रचा गया था। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी भटिंडा उतरे, भटिंडा एयरपोर्ट पर उतरकर उन्होंने 15 मिनट वेट किया और पूछा कि आप ये बताइए कि बाय रोड में जा रहा हूं तो वो रोड क्लियर है? तो इन्होंने कहा हाँ रोड क्लियर है और उनको क्लियरेंस देकर वहां से रवाना किया। क्लियरेंस देकर रवाना किया और 15 किलोमीटर जो जगह थी कोटपुली, वहां पे जो फ्लाईवे था उसके ऊपर गाड़ी को रोका गया, जो सिर्फ 15 किलोमीटर रैली के स्थान से दूर थी। तो हम क्या समझेंगे, क्योंकि और पंजाब इसी प्रकार से मैं जी। साजिश क्यों कह रही हूँ, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं पंजाब में पिछले 5-6 दिनों से हूँ और कल मैं फिरोजपुर में थी। पूरे प्रशासन को पता है कि मैं वहां पर हूँ। रैली स्थान पर पहुंचने के लिए अगर किसी मंत्री को कोई स्टिकर या गाड़ी पे स्टिकर या आई कार्ड या कोई चीज चाहिए होती है तो उसकी सूचना पहले दे दी जाती है, वो पासेस भी पहुंचा दिए जाते हैं। तो वो कोई पास उनको नहीं दिया गया था। मेरे साथ एक लाइजन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था और एक वहां की डीएम थी। डीएम और लाइजन ऑफिसर भी मुझे रैली स्थल तक नहीं पहुंचा पा रहे थे और उसके बाद जब 3-4 जगह मेरे को रोका, 10-12 जगह गया, लेकिन जब 3-4 जगह पर मेरे को गेट से वापस किया गया तो मैं फिर नीचे उतर गई और मैंने वहां पे पूछताछ शुरू की। मैंने कहा मैं ये हूँ और यहाँ से आई हूँ और मुझे मंच पर पहुंचना है, आप मुझे रास्ता बताइए और मुझे रास्ता दिखाइए। तो उसमें भी आड़े आए और उसके बाद मुझे किसी बहुत ही सीनियर अफसर से बात करनी पड़ी। डीएम के को जब मैंने डांट लगाई कि भाई इस तरीके की क्या व्यवस्था, आप लाइजनिंग क्या कर रहे हैं, तो डीएम ने कहा कि जी मैं तो पूछ के गई हूँ, इन्होंने ये कहा कि आप मंत्री को ले आइए, उनकी कोई आई कार्ड की जरूरत नहीं है, उनको हम पहुंचा देंगे
और अब ये लोग नहीं जाने दे रहे, और वहीं से डीएम और जो लाइसेंस ऑफिसर थी उनको वापस रवाना किया गया। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरे एक्सपीरियंस के साथ ही मुझे लगता है सब लोगों का इसी प्रकार का एक्सपीरियंस है। तो जिस तरीके की अनियमितता यहाँ पे पूरे संगठन में दिखाई दी, वो तो षड्यंत्र ही हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली के अंदर सब कुछ बहुत व्यवस्थित होता है, और पूरा फिरोजपुर एक तरीके से देखे तो छावनी बना हुआ था। इतनी पुलिस वहां तैनात थी कि आम नागरिक जो जाना चाहता है उसको जाने नहीं दिया जा रहा, और जिसको वहां पहुंचना है उसको वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे थे और रैली में, मान लीजिए आपकी बात में मान लूं कि लोग नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, तो आपको आने देना था, आपको क्या तकलीफ थी? आपने क्यों प्रधानमंत्री को रोका? बल्कि उससे तो आपकी बात और साबित होती। फैक्ट ये है कि इन्होंने चारों तरफ नाकाबंदी करके, इनको सूचना ये थी कि किसी को उस स्थान तक नहीं पहुंचने देना है, और जिन 1000, 1500, 2000 लोगों की आप बात करें जो बावजूद इन सब हरकतों के वहां पहुंचे और बारिश के दौरान कुर्सियां सिर पर रख के खड़े रहे, वो उसको दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जितना आप उसको रोकेंगे वो उतना अपने जोश में आएगा और उतना अधिक काम होगा, और उतनी आपकी खिलाफत होगी, और आपकी खिलाफत तो आम जनता पंजाब में करके वैसे ही बैठी हुई है। पर अगर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का की आप बात कह रही हैं और ये सोच रही हैं कि ये साजिश हो सकती है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर जाएंगे पंजाब रैलियों को संबोधित करने के लिए, अगर इस तरह के खतरे हैं तो? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं जानती हूँ कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं। वो जो भी उनका एसपीजी और जो भी अधिकारी हैं वो लोग तय करेंगे, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी इन अड़चनों के बावजूद पंजाब का विकास रुकने नहीं देंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि हुसैनी वाला जैसा स्थान, जो कि पवित्र स्थल है, जहां पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को अंतिम संस्कार उनका किया गया था, वहां उनकी समाधि है। लगातार वहां पे 1956, 1965, 1971, 71 की दूसरी बारी वहां पर लगातार हमारे जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनका वो स्थान है। वहां पर बटुकेश्वर दत्त जी को जो है समाधि है वहां पर उनकी। और इस सब स्थान को पवित्र स्थिति में बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने वहां पर उसका डेवलपमेंट किया है, उस एरिया को बनाया है, उस एरिया को ठीक किया है। और बावजूद उसके ये लोग उनको पुष्पांजलि नहीं देना चाहते। और आपको क्या लगता है फिरोजपुर के लोग पंजाब के सरकारों से, कांग्रेस या बाकियों से नाराज नहीं है? आपको ऐसा लगता है? मैं उन लोगों के बीच घूमी हूँ, और मुझे उतने दिन में पता चला है कि लोग इतने खुश थे कि प्रधानमंत्री जी आए हैं। विभिन्न मंत्रियों ने आके उनकी पूछ की है, उनसे कोई बात करने वाला है, कोई उनके दुख दर्द जानने वाला है, जो बॉर्डर पे बैठे हुए, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको केंद्रित तरीके से काम होगा। जितनी सड़कें बनी है सब केंद्र सरकार ने बनाई है। यहाँ की सरकारों के पास तो तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, आशा वर्कर्स के इन्होंने पैसे नहीं दिए। ये बात क्या करते हैं? केंद्र सरकार की तरफ से क्या कोई कदम उठाया जाएगा? ये अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक है तो गंभीर मामला हो जाता है। मैम देखिए, मैं अभी तक दिल्ली नहीं पहुंची हूँ, और मैंने सिर्फ जो खबरें पढ़ी हैं आप लोगों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे ये पता चला है कि गृह मंत्रालय ने डिटेल रिपोर्ट मांगी है। हम लोगों ने तो कहा था कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दें और उस पर तुरंत कार्रवाई हो, लेकिन गृह मंत्रालय ने डिटेल रिपोर्ट यहाँ से मांगी है। और गृह मंत्री जी के ट्वीट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ब्रीच को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये फिक्स तो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी लेखी जी, हमसे बात जी। बॉर्डर स्टेट के अंदर जहां पर लगातार ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर हर तरीके की गलत हरकत हो रही हो, यहाँ पर आम लोगों का जीना हराम कर रखा, और उसके बावजूद ये लोग ये सोचते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के खिलाफ इन्होंने जो हरकत की वो तो अलग ही बात थी, लेकिन इससे बड़ी जो हरकत है वो ये है कि इन्होंने न केवल लोगों को रोका, चलिए वो तो राजनीतिक मामला है, वो तो हम डील कर रहे हैं। हमारे लोगों ने भी नीचे उतर के बहुत नारेबाजी की है, जहां जहां उनको रोका गया उन्होंने उतनी रैली कर दी, उस क्षेत्र के अंदर अपनी आवाज उठा दी, वो एक अलग बात है। मगर प्रधानमंत्री जी जो यहाँ पर परियोजनाओं का जनता को सौंपने जा रहे थे, जितने हाईवेज हम लोगों ने बनाए हैं
वहां पर एक सैटेलाइट सेंटर बन रहा था, 100 बेड हॉस्पिटल बन रहा था पीजीआई चंडीगढ़ को मिलाकर, और वहां के लोग वाकई बहुत परेशान हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं चाहिए। और जहां ये लोग हजार हजार रुपए की बात करते हैं, वहां पर केंद्र सरकार उनको आयुष्मान भारत लागू करके सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं देना चाहती है, श्रम कार्ड के माध्यम से उनको इंश्योरेंस देना चाहती है। लोग परेशान है जी, और उनकी परेशानी में इन लोगों ने इस तरीके की हरकत की, क्योंकि ये सुशासन जानते नहीं है। और मैं वाकई हैरान हूं कि पंजाब में खड़े हुए ये सब नेता कर क्या रहे हैं, क्योंकि जनता इनसे दुखी है। बहुत धन्यवाद मीनाक्षी लेखी जी हमसे बातचीत करने के लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी और उनके काफिले को 20 मिनट तक पंजाब में एक फ्लाईओवर पर खड़ा रहना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक की बात सामने आई। पंजाब के हुसैनीवाला जाते वक्त कुछ लोगों ने पीएम का रास्ता रोक लिया। आरोप है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पंजाब के सीएम को फोन करते रहे, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार पीएम बठिंडा एयरपोर्ट वापस लौटे और उन्होंने पंजाब के अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया। आप सोचिए वो कौन से हालात रहे होंगे जिनकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को यह बात कहनी पड़ी। शब्दों पर फिर से गौर कीजिए, मैं जिंदा लौट पाया। ऐसे शब्द सामान्य हालात में नहीं कहे जाते, कुछ तो बात रही होगी जो बात यहां तक पहुंची। सवाल यह है कि पीएम के रूट पर साजिश का स्पीड ब्रेकर कहां से आ गया? पीएम मोदी के रूट की डिटेल क्यों और कैसे लीक हुई? इस पूरे मामले में बीजेपी बड़े षड्यंत्र और पीएम की सुरक्षा में चूक का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस इसे कोरी सियासत बता रही है। अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वाक्य में वो सब कुछ है जो देश को हिला के रख देने के लिए काफी है। मसलन पीएम की जान को खतरा था, पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ, पीएम की जान को जानबूझकर पंजाब सरकार ने मुश्किल में डाला, पीएम की जिंदगी से खिलवाड़ के लिए मुख्यमंत्री चन्नी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल यही कहा पीएम मोदी ने पंजाब के उन अधिकारियों से जो पीएम को छोड़ने बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे। बिल्कुल यही कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। तो इस वाक्य की संवेदनशीलता को समझते हुए आगे बढ़िए और इस वाक्य के पीछे जो कुछ भी घटा उसे साक्षात देखिए। ये तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर में हुसैनीवाला जाने वाले रास्ते की हैं। यहाँ गाड़ियों का रेला लगा है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोक लिया गया, ऐसा आरोप है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी इसी रास्ते पर 15 से 20 मिनट तक रुके रहे, क्योंकि रास्ता रोकने वालों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हुसैनीवाला मार्ग पर ये वही पियाराना गांव है और ये वही फ्लाईओवर है जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा, फंसा रहा, क्योंकि इसी मार्ग पर कुछ लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉलीज बीच सड़क में खड़ी करके मार्ग को रोक रखा था और वो यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा कर्मियों ने जब पंजाब पुलिस के जो जवान थे यहाँ पर जो सुरक्षा थी, उनसे कहा
कि आप इस मार्ग को खुलवाइए, तो किसान जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको यहाँ से हटने की गुजारिश की गई, वो हटे नहीं, तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। लेकिन 15-20 मिनट तक जब प्रधानमंत्री का काफिला इसी फ्लाईओवर पर रुका रहा, ये पियाराना गांव है, तो उसके बाद फैसला लिया गया कि वो काफिला आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ से हुसैनी वाला, जहाँ पर प्रधानमंत्री को शीश नवाने के लिए जाना था, सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है, तो काफिला यहाँ से वापस भटिंडा की तरफ मोड़ा गया और प्रधानमंत्री वापस दिल्ली की तरफ चले गए। सरकार के रूप में अपना संवैधानिक दायित्व, राजनैतिक दल की मर्यादा और मानव जीवन का मूल्य यानी इंसानी जान की कीमत, तीनों को तार-तार कर दिया। काफी देर तक पीएम मोदी यहाँ फंसे रहे और अंत में भटिंडा वापस लौटे और लौटते वक्त अधिकारियों से यही कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया। बीजेपी कह रही है कि पीएम के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है। नड्डा जी ने फोन किया चीफ मिनिस्टर ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। बीजेपी के नेता सीधा आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगा रहे हैं और गृह मंत्रालय ने कहा है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम और दौरे के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। ऐसे में नियमों के मुताबिक राज्य को सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना तैयार रखने की जरूरत थी। साथ ही आकस्मिक प्लान को देखते हुए पंजाब सरकार को सड़क मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा तैयार करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सड़क के रास्ते से जाना पीएम के कार्यक्रम का हिस्सा था ही नहीं। आज जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर दी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जलूल बातें की जा रही हैं। आज जेपी नड्डा जी ने, एक और सम्मानित केंद्रीय मंत्री महोदया ने बहुत सारी बेतुकी और बचकाना बातें कही। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर करारा हमला किया गया। ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। जबकि आम आदमी पार्टी ने पीएम पर ही पलटवार किया। संजय सिंह ने ट्वीट किया, सम्मान देने से सम्मान मिलता है प्रधानमंत्री जी, एक रैली रद्द होने की वजह से आप इतने गुस्से में हैं, जरा उन 750 किसान परिवारों के बारे में सोचिए जो आपकी जिद की वजह से किसान आंदोलन में शहीद हो गए। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि किसान मेरे लिए थोड़ी ही मरे हैं। आपको बता दें कि खराब मौसम की वजह से पीएम ने सड़क का रास्ता चुना था, लेकिन रास्ते में अवरोध हुआ, पीएम की रैली रद्द हुई और बखेड़ा बड़ा हो गया। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ ये समझना जरूरी है कि पीएम का काफिला कैसे चलता है और इसमें किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी पर होता है। पीएम के काफिले में उनकी विशेष कार के समान ही 2 डमी कार्स भी चलती हैं। साथ ही जैमर काफिले का अहम हिस्सा होता है। इसके ऊपर बहुत से एंटेना लगे रहते हैं। जैमर के एंटेना
सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों को डिफ्यूज करने की क्षमता रखते हैं। काफिले में चल रही सभी गाड़ियों में एनएसजी के निशानेबाज कमांडो तैनात रहते हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में उनकी सुरक्षा के लिए करीब 100 लोगों की सिक्योरिटी टीम चलती है। जब पीएम दिल्ली या अन्य किसी राज्य में कहीं जाते हैं तो सुरक्षा कारणों से उनका रूट करीब 7 घंटे पहले तय होता है। इसके साथ ही वैकल्पिक मार्ग भी तय रहते हैं जिन पर पहले से ही रिहर्सल होती है। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री को गुजरना होता है उस रास्ते पर 4 से 5 घंटे पहले ही दोनों तरफ हर 50 से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस तैनात की जाती है। पीएम के काफिले के गुजरने से ठीक 10 से 15 मिनट पहले उस रूट पर आम आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। लोकल पुलिस सड़क के दोनों तरफ मुस्तैद रहती है। संबंधित राज्य की पुलिस पीएम के काफिले के आगे चलती है और रूट क्लियर करती है। स्थानीय पुलिस ही एसपीजी को रास्ते पर आगे बढ़ने की सूचना देती है। इसके बाद काफिला आगे चलता है। पीएम के काफिले के लिए हमेशा 2 वैकल्पिक मार्ग भी तय रहते हैं। मुख्य मार्ग में कोई तकनीकी या अन्य समस्या होने पर एसपीजी वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करती है। अगर पीएम का प्लान हवाई जहाज से यात्रा करने का होता है और मौसम खराब रहता है तो वो वैकल्पिक सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं जो पहले से तय रहता है। पीएम के दौरे से 3-4 दिन पहले एसपीजी पूरे रास्ते का अवलोकन करके रूट तय करती है। उसी समय 2 वैकल्पिक रूट भी तय किए जाते हैं और वैकल्पिक रास्तों पर भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाते हैं। अगर किसी भी स्थिति में पीएम का रूट बदलता है तो एसपीजी इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के साथ साझा करती है। अंतिम समय में तय होता है कि पीएम किस रूट से निकलेंगे। ये सब सुरक्षा के लिहाज से किया जाता है। मूवमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मे बी इम्प्रॉम्प्टू या अगर पहले से तय किया हुआ है वेदर बाय रोड और बाय ट्रेन और बाय एयर और बाय वाटर सरफेस, इसको पहले से तय किया जाता है। इसके ऊपर एडवांस सिक्योरिटी लियाजन किया जाता है और उसके साथ साथ जिस जगह पर उनका रैली होना है उस जगह को 2 दिन पहले उसका एडवांस सिक्योरिटी चेक किया जाता है और वो जो रोड जिसको इस्तेमाल करेंगे वो रोड को भी आरओपी में बिल्कुल उसको ब्लॉक किया जाता है और उसको दोनों साइड जो है उसको ब्लॉक करके रखते हैं और चेक किया जाता है। और ये चीज जो है सिक्योरिटी जो है एडवांस सिक्योरिटी लियाजन में एक टीम एसपीजी का पहले जाता है जो उस जगह पर जाता है और एक टीम प्रधानमंत्री के साथ चलता है और उसमें 3 टायर का सिक्योरिटी होता है। आउटर कॉर्डन जो होता है स्टेट पुलिस का होता है और उसके बाद जो मिडिल कॉर्डन होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है। इनर कॉर्डन जो होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का होता है। इस पर्टिकुलर केस में बेशक उसमें एडवांस सिक्योरिटी लियाजन हुआ था लेकिन वेदर खराब होने की वजह से उनका रूट जो है बाय रोड हुआ, बाय हेलीकॉप्टर नहीं हुआ, जिसके और ये रूट का क्लियरेंस जो था वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या डीजी पुलिस पंजाब उसको दिए थे एसपीजी को। और प्रैक्टिकली जब प्राइम मिनिस्टर जिनके सुरक्षा जो है सबसे ऊंची पर है इंडिया में, सबसे खतरा प्राइम मिनिस्टर का जान को है, जीवन को है, जब वो कोई स्टेट में जाते हैं तो इनका सुरक्षा का भार जो है डीजी पुलिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर ही है और उनको सुरक्षा प्रदान करना बहुत अनिवार्य है। और इस केस में देखना पड़ेगा जैसे कि उन्होंने बाय रोड किए और उस एरिया को कवर करना, डोमिनेट करना, मोबाइल पेट्रोलिंग लगाना, आरओपी लगाना, कम्युनिकेशन का साधन रखना और इसका मिनट टू मिनट खबर एसपीजी को देना, ये सब चीज जो है डीजी पुलिस को करना चाहिए था। सिर्फ एसएसपी फिरोजपुर को सस्पेंड करके ऐसा कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें जो है जो चुप हुआ है ये डीजी पुलिस से ही हुआ है, डीजी पुलिस पंजाब से हुआ है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि पीएम का रूट ब्लॉक करना और पीएम को एक फ्लाईओवर के ऊपर 20 मिनट खड़ा रखना। मैं क्लियरली बता रहा हूँ ये फ्लाईओवर के नीचे कुछ भी हादसा हो सकता है क्योंकि हो सकता था फ्लाईओवर के नीचे कोई भी आईईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लग सकता था जिसमें फ्लाईओवर उड़ भी जा सकता था। ये चीज बहुत हुआ है इस टाइप का केसेस और ये हो भी सकता था। तो इस टाइप का इम्प्रॉम्प्टू अगर कोई ब्लॉकेड आ जाता है इसका इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस डीजी पुलिस के पास होना चाहिए था और इनको बहुत पहले से एसपी को बताना चाहिए था। जी मिश्रा साहब, मैं आ रही हूँ।
प्रोटोकॉल्स को लेकर कई एक्सपर्ट ये तर्क दे रहे हैं कि पीएम भले ही किसी भी मार्ग से जाएं, लेकिन वैकल्पिक सड़क मार्ग को क्लियर रखने और सड़क पर हमेशा सुरक्षा इंतजाम रखने की जरूरत होती है और स्थानीय पुलिस को रोड क्लियर रखना होता है। इसीलिए पुलिस की रोड क्लियरेंस पार्टी पुल पर भीड़ आने के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री जब किसी भी प्रदेश में है तो जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है उसी प्रदेश पे आती है, जिसको हम क्लोज सिक्योरिटी कहते हैं, वो तो एसपीजी के हाथ में रहती है, लेकिन जो बाह्य सुरक्षा है, जो एनवायरमेंटल सुरक्षा है, जो इकोसिस्टम है, वो पूरा प्रदेश पे निर्भर होता है। और इसलिए ये आवश्यक है कि प्रदेश क्षण क्षण प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जायजा लेते रहे। जब प्रधानमंत्री वैसे भी मान लीजिए अगर हेलीकॉप्टर से जाते तो रोड को सुरक्षा के लिए बराबर बुक किया जाता है। और मान लीजिए कि वो कॉन्टिजेंसी प्लानिंग के अलावा प्रधानमंत्री खुद भी अगर कहते कि नहीं रोड से चला जाए क्योंकि हम जनता को देख सकते हैं, तो ये जिम्मेवारी सरकार पे बनती थी कि वो उनकी सुरक्षा का ध्यान देते। बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि कहीं की पुलिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकती है। और इसलिए यह आवश्यक है कि एक उच्च स्तरीय एक इंक्वायरी हो एमएचए से। बल्कि मैं ये चाहता था कि इतने मंत्रियों ने जो भाषण दिया उसके बदले में एक व्यावसायिक रूप से आईजी पुलिस को एमएचए के तरफ से पूरा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो आज हुआ उसके बारे में पूरे नेशन को अवगत करना चाहिए। आज लोग ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो इतनी अहम है और बॉर्डर स्टेट में और अहम है, उस सुरक्षा में चूक कैसे हुई, और इसके लिए एक व्यावसायिक दृष्टिकोण और व्यावसायिक जांच की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का ये जो पूरा मामला है, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से भी सफाई आई। चन्नी ने कहा है कि पीएम को किसी भी तरह जान का खतरा नहीं था, पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। चन्नी ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर यह मामला राजनीति की दुनिया में बयानों की लहर लेकर आया। आप सीएम चन्नी की सफाई सुनिए और यह भी देखिए कि राजनीति का तापमान इस मुद्दे पर कितना बढ़ा। उनकी सिक्योरिटी लैब से दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। तब जिस तरह से उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी को लगभग 20 से 25 मिनट तक बिना सुरक्षा कवच के वहां रास्ते में रुके रहना पड़ा। ये पंजाब की वर्तमान सरकार की विफलता का द्योतक है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाई गई, प्रधानमंत्री किस मार्ग से गुजरेंगे उस मार्ग की डिटेल कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लीक की गई। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा अवसर प्रदान किया गया कि वो मार्ग में व्यवधान पैदा कर सकें। ये बिना पुलिस प्रशासन और सरकार के मिलीभगत के संभव नहीं था। गनीमत है कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन कोरोना के बीच देश भर में चल रही लापरवाही से बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। आज देश के 2 महानगरों दिल्ली और मुंबई में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ। आज दिल्ली में 10,000 से ज्यादा तो मुंबई में 15,000 से ज्यादा नए केस आए। आपकी चिंता इस बात को सुनकर और बढ़ जाएगी कि देश में कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर खुद बीमार होने के कगार पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि देश भर के डॉक्टर्स में कोविड इंफेक्शन होने की इस बार आशंका 5 से 10 गुना अधिक है।
पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में सैकड़ों की संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स की संक्रमित होने की खबर आ चुकी है। अब सोचिए, जब इलाज करने वाले डॉक्टर बीमार हो जाएंगे तो देश में हेल्थ सिस्टम कैसे चलेगा। इसीलिए खबरदार रहना चाहिए। एक जनवरी 22,000, 2 जनवरी 27,000, 3 जनवरी 37,000, 4 जनवरी 58,000। देश में नए साल की शुरुआत इस तरह होगी, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अभी साल का पहला हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,44,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। महानगरों का तो और भी बुरा हाल है। दिल्ली से मुंबई तक कोरोना को काबू करने वाले सारे प्लान फेल हो गए हैं, इसलिए लॉकडाउन वाले संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में 9 गुना स्पीड से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। मुंबई में कोरोना के मरीजों में संक्रमण की स्पीड 4 गुना है, जबकि कोलकाता में 4 से 5 गुना स्पीड से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। मुंबई में जहां पर केस पॉजिटिविटी 17.2% बढ़ी है, केसेस में एक अत्यधिक इंक्रीज नोट किया जा रहा है। कलकत्ता में जो भी पिछले हफ्ते में टेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से ओवरऑल 44.5% वहां पर केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, केसेस में इंक्रीज नोट किया जा रहा है। इसी तरह थाने हो, मुंबई सबअर्बन हो, कर्नाटका हो, पुणे हो, चेन्नई में और वेस्ट बंगाल में 24 परगना नॉर्थ, ऐसे कुछ जिले हमने सैंपल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिससे लगता है कि एक इन्फेक्शन में अधिक स्प्रेड ओवरऑल हम नोट कर रहे हैं। दिल्ली में बेकाबू हो चुके कोरोना की रफ्तार को देखकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने 5वीं लहर की भविष्यवाणी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अब दिल्ली में कोविड के नए मरीजों का आंकड़ा 10,000 पार कर सकता है और आज ऐसा ही हुआ। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस जो संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो है वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले। वैसे सत्येंद्र जैन कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये आशंका जता चुके हैं कि दिल्ली में 8 जनवरी के आसपास रोजाना 8 से 9,000 केस आ सकते हैं और 15 जनवरी तक ये आंकड़ा बढ़कर 20 से 25,000 पहुंच सकता है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। लेकिन इस फैसले के बाद दिल्ली के मन में ये सवाल घूम रहा है कि जब 10,000 केस पर वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो 25,000 केस पर दिल्ली फिर से कंप्लीट लॉकडाउन में चली जाएगी। हालांकि दिल्ली सरकार पहले ही कह चुकी है कि हालात विकट हैं। नहीं, ये तो सब कैलकुलेशन है ही। जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी आशंका है कि केसेस में हो भी सकते हैं। अब ये पहले भी हमेशा ये रहा है कि आप, ये तो एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है, आप जैसे करते चले जाओ उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। किसी दिन नीचे आना शुरू होगा तो नीचे आ जाएगा। दिल्ली सरकार क्यों चिंतित है, इसकी वजह भी समझिए। राजधानी में कल कोविड के 5,481 नए मरीज मिले हैं। 3 लोगों की मौत हुई है और संक्रमण दर छलांग लगाकर 8.37% तक पहुंच गई है। लेकिन आज दिल्ली में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। आज दिल्ली में नए मरीजों की संख्या 10 से ऊपर पहुंच गई और संक्रमण दर बढ़कर आज 11.88% हो गई। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों ने दिल्ली वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 5500 नए कोरोना के मामले सामने आए। साथ ही 8.3% पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में अब हो चुका है। इसके साथ जहां तक ओमाइक्रॉन वेरिएंट की बात है, दिल्ली फिलहाल पूरे देश में दूसरे नंबर में है ओमाइक्रॉन वेरिएंट के केसेस में और इसी की वजह से दिल्ली में लगातार नए रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। कल डीडीएमए की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही प्राइवेट ऑफिसेज में सिर्फ अब 50% कर्मचारी ही दफ्तर आ पाएंगे और सरकारी ऑफिसेज के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने का आदेश दे दिया गया है। यानी कि दिल्ली में पहले नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना के मामलों में
दिल्ली में लगातार इजाफा हो रहा है। अब दिल्ली में कोरोना ग्राफ भी देखिए। पिछले 7 दिनों में कोविड के मामले राजधानी में करीब 6 गुना बढ़ गए। 29 दिसंबर को कोविड के 923 मरीज आए थे। 30 दिसंबर को 1313 हो गया। 31 दिसंबर को 1796, 1 जनवरी को 2716, 2 जनवरी को 3194, 3 जनवरी को 4099 नए केस आए, जबकि कल यानी 4 जनवरी को 5481 नए केस। और अब इस हालात ने सबको डरा दिया है। इस ग्राफ से साफ नजर आ रहा है कि संक्रमण दर में खतरनाक रफ्तार से इजाफा हो रहा है। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से कोविड संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी है, लेकिन कोविड केस बढ़ने के बाद सभी मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग बंद हो चुकी है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि इसमें डेल्टा वाले कितने हैं और ओमिक्रॉन वाले कितने। सबकी ना जीनोम सीक्वेंसिंग हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक नंबर था 100-200 रोज आ रहा था तब तक सबकी कर रहे थे हम लोग। अब क्योंकि हजारों में आ रहा है तो इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग इज नॉट पॉसिबल, और आईसीएमआर ने भी कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग करने का लॉजिक नहीं बचता है, तो सैंपल सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो उसके अंदर अभी भी कुछ पेशेंट्स डेल्टा के भी आ रहे हैं, कुछ दूसरे वेरिएंट्स के भी आ रहे हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो कौन से वेरिएंट है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भारत में 40 से भी कम लैब हैं। ऐसे में केस बढ़ने पर यह तो होना ही था। दिल्ली से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने पाबंदियों का पहरा लागू किया है। कोरोना की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब 10वीं तक के सभी स्कूलों को मकर संक्रांति तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सीएम योगी ने हालात की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में कोरोना के एक्टिव मामले 1000 से ज्यादा हो जाएं, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट समेत सार्वजनिक स्थलों को 50% क्षमता के साथ संचालित किया जाए। इसके साथ ही शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल न हो। जाहिर है तेजी से हालात बदल रहे हैं और इस स्थिति में अब और भी सख्त नियमों की दरकार है, ताकि उत्तर प्रदेश को तीसरी लहर के संकट से बचाया जा सके। कोरोना की सुनामी से बचने के लिए सरकार की तैयारी से भी ज्यादा जरूरी है कि आप कितने सावधान हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं, स्वयं के भरोसे भी लड़नी होगी। अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। इस वक्त देश भर में लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का संकट कितनी तेजी से गुजरेगा। दुनिया में और भारत में अब तक कोरोना संक्रमण की जो लहरें आई हैं, उनका अध्ययन इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने किया है। पहले भारत की बात कर लें तो 3 सितंबर 2020 से 2 अक्टूबर 2020 के बीच रोजाना औसतन 87,485 केस आ रहे थे। 23 अप्रैल से 22 मई 2021 के बीच रोजाना औसतन 3,45,278 केस आ रहे थे और 21 दिसंबर 2021 से 4 जनवरी 2022 के बीच औसतन हर रोज 17,746 केस आए हैं। पिछले 4 दिन में जो तेजी आई है उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यह ग्राफ बहुत तेजी से उठेगा। इस तस्वीर को दुनिया के संदर्भ में देखेंगे तो आपको ओमिक्रॉन की लहर की ताकत का अंदाजा होगा, क्योंकि भारत में तो अभी तीसरी लहर की शुरुआत हुई है। 22 दिसंबर 2020 से 22 जनवरी 2021 के बीच दुनिया में औसतन हर रोज 6,51,000 केस आ रहे थे। 9 अप्रैल 2021 से 8 मई 2021 के बीच दुनिया में औसतन हर रोज 7,92,000 केस आ रहे थे। इस लहर में डेल्टा वेरिएंट की सबसे बड़ी भूमिका थी। फिर 23 जुलाई 2021 से 21 अगस्त 2021 के बीच डेल्टा की एक और लहर उठी, जिसमें 6,28,000 केस आ रहे थे। और अब 21 दिसंबर 2021 से 4 जनवरी 2022 के बीच औसतन 13 लाख केस हर रोज आ रहे हैं और इस लहर में ओमिक्रॉन के संक्रमण की बड़ी भूमिका है। नोट करने वाली बात यह है कि अभी जितने केस आ रहे हैं वो अप्रैल और मई 2021 के बीच आने वाले मामलों की संख्या से ज्यादा है। ये लहर जितनी तेजी से उठ रही है, क्या ये उतनी ही तेजी से शांत होगी? आगे क्या होने वाला है, इस पर हमने कई एक्सपर्ट से बात करके एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए तैयार की। पहले क्रिसमस, नए साल के जश्न, बाजारों में बिना मास्क वाली जबरदस्त भीड़ और चुनावी रैलियों में उठे बेफिक्र जनसैलाब ने मिलकर कोरोना की तीसरी लहर को खुला निमंत्रण दिया। और अब देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार से हड़कंप मचा हुआ है। सवाल उठता है कि तीसरी लहर का पीक कब आएगा और आने वाले दिनों में हालात कितने खराब हो सकते हैं।
दुनिया के कई वैज्ञानिक और एक्सपर्ट कह चुके हैं कि जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत तक दुनिया में 35 लाख केस प्रतिदिन और भारत में हर रोज 15 से 20 लाख केस आ सकते हैं। ये कुछ वैसा ही आकलन है जैसा नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने कुछ हफ्ते पहले किया था। It may be 15 lakhs, but I don't see it much less than that. I suppose somewhere between 15 and 20 lakhs is where I ballpark it. अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम द सर्च बीइंग एक्सपीरियंस्ड इन यूके इज टू द ट्यून ऑफ 14-15 लाख पर डे। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि मामले उतने ही होंगे जैसे दूसरी लहर के समय थे। तीसरी लहर के पीक को लेकर जो अलग अलग कैलकुलेशन चल रही हैं, इसे डिकोड करने के लिए आज की स्थिति पर भी गौर कीजिए। 4 जनवरी को 37,379 नए मामले सामने आए थे, लेकिन अगले 24 घंटे में 58,097 नए मरीज सामने आ गए। ये सीधे 56% का उछाल है और इससे ही पता चलता है कि कोरोना संक्रमण का विस्फोट हो चुका है, क्योंकि इससे पहले 24 घंटे में नए मामलों में 56% से ज्यादा उछाल सिर्फ एक बार 28 जनवरी 2021 के दिन देखने को मिला था। भारत में पिछले 7 दिन में नए मरीज 6 गुना बढ़े हैं, इसलिए खतरा, दहशत और तीसरी लहर के असर से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। हो सकता है आशंका से कहीं ज्यादा केस आ जाएं। महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गुजरात से भी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार कोरोना केस डेल्टा वेरिएंट की लहर की तरह ही पीक पर जा सकते हैं, यानी लहर के चरम पर उतने ही केस आएंगे जितने अप्रैल-मई 2021 में दूसरी लहर के दौरान आए थे। We expect the peak to be a bit later, perhaps in the first week of February. And the reason you're not seeing a big increase yet is that it's early days. But nevertheless, it should not be the terrible, circumstances that you saw with the Delta wave. IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने सूत्र मॉडल के आधार पर आकलन किया है कि देश में तीसरी लहर का पीक जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में होगा और इस पीक के आने के बाद संक्रमण तेजी से घटेगा। ये जो तीसरी वेव के बारे में बात हो रही है ओमिक्रॉन की, इसकी संभावना अपनी अधिकतम स्तर पे पहुंचने की फरवरी के महीने में है और उसके बाद ये तेजी से संख्या कम होने लगेगी। अगर हम साउथ अफ्रीका की ओर ध्यान दें तो मेरा अंदाज है कि लगभग वैसी ही स्थिति भारत में होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका और भारत में कई चीज़ों में समानता है। एक तो जो पॉपुलेशन है वो उसका जो एज प्रोफाइल है काफ़ी कुछ समान है। दूसरा, नेचुरल इम्यूनिटी साउथ अफ्रीका में और भारत में लगभग उसी स्तर की है। तीसरी लहर का उठना और गिरना अगर IIT कानपुर के सूत्र मॉडल के अनुसार ही रहा तो हालात ज्यादा गंभीर नहीं होंगे, लेकिन अगर हालात जरा भी ऊपर नीचे हुए तो भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को एक बार फिर कमर तोड़ परीक्षा देनी होगी। वैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि राज्य और केंद्र किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार की ओर से सभी स्टेट के साथ मीटिंग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने की तैयारी हमने करके रखी है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।